हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं सिटीजनशिप, नागरिकता जिसे हम कहते हैं हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो विदाउट एनी फर्दर डू शुरू करते हैं। अब बेसिकली सिटीज़न का मतलब क्या होता है, सिटीज़न के बारे में अगर आप पूछ लें तो पता कैसे करेंगे। सिटीज़न का अगर बहुत ही स्पष्ट भाषा में जानना हो तो उसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड एज अ लीगल इम्पॉर्टेंट है, मतलब लीगल मेंबर ऑफ अ सॉवरेन स्टेट। अभी सॉवरेन आपको याद होगा, पहले हमने पहले वाले लेक्चर में कवर किया था प्रियम्बल में। अंडर अ कस्टम और लॉ enjoys सर्टन सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन lieu ऑफ सर्टन ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय हिम एंड हर। अब दोस्तों इससे आप देखिए पिछले लेक्चर से क्या क्या करेंगे। सॉवरेन स्टेट हमने प्रियम्बल में पढ़ा था, ठीक है जी। सर्टन सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स हमने फंडामेंटल राइट्स में कवर कर लिए थे, और सर्टेन ड्यूटीज़ जो हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, सिटीज़नशिप है या जो भी हम पॉलिटी में करते जाएंगे वो इंटर रिलेट करेगा प्रियम्बल से, फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। तो अब इसके बारे में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील कौन से इसमें करता है, आर्टिकल 5 से 11 के बीच में डील करता है। हम सिटीज़नशिप के बारे में डील करते हैं उनमें से, जो कि पार्ट 2 का हिस्सा है। तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में कि सिटीज़नशिप जो है वो कौन से आर्टिकल और कौन से पार्ट में आता है। पार्ट ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन इसमें ये कहता है हाउएवर इट कंटेन्स नाइदर एनी परमानेंट नॉर इलेबोरेट प्रोविजन इन दिस रिगार्ड, मतलब कि ना इसमें कोई परमानेंट है ना ही इलेबोरेटेड प्रोविजंस दिए हैं सिटीज़नशिप के, क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है पर्सन हु बिकेम सिटीजन्स ऑफ इंडिया एट कमेंसमेंट, कौन सी डेट को, जनवरी 26 1950। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रिपब्लिक डे भी कहा जाता है। ये इस दिन हमारी कमेंसमेंट हुई थी, और हमारे जो साइन जो हुआ था प्रियम्बल वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसको हम लॉ डे भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने क्या किया कि सिटीजनशिप एक्ट जो है ये आगे बढ़ता गया। ठीक है दोस्तों, ये आगे एक्ट इसमें बढ़ता गया, चीज़ें इसमें चेंजेस आते रहे। तो इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था, जिसको 57, 60, 85, 86, 92, 2003, 2005, 2015 में इसको अमेंड किया है। तो देखिए दोस्तों, फिर ये इस लाइन पे आगे कि इलेबोरेट प्रोविज़न जो है इस रिगार्ड में ये परमानेंट और मतलब कि इतने परमानेंट और इलेबोरेट प्रोविजंस नहीं दिए हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 4 कैटेगरीज जो है 4 कैटेगरीज डिवाइड कर दी पर्सन की हु बिकेम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कब? 26 जनवरी 1950 में। अब इन कैटेगरीज को हमने वेरियस आर्टिकल्स में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 5। तो इसमें क्या कहा गया है कि पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड एनी ऑफ 3 कंडीशंस। ठीक है जी, जिनका डोमिसाइल था, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, मतलब होता है अ प्लेस और कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल चाहिए होता है, तो वो बेसिकली आप जहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 3 कंडीशंस क्या दी गई हैं। इफ़ ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, पहली कंडीशन कि वो इंडिया में पैदा हुआ है। इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, मतलब उसके कोई भी माता या पिता पैदा हुए हैं। तीसरी कंडीशन है इफ़ ही हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि अगर हमारा कमेंसमेंट 1950 में हुआ है तो 5 साल पहले जो है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है। तो ये 3 हमारे कंडीशंस हैं। ठीक है जी। फिर आर्टिकल 5 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे एक प्रोफेसर निराजा गोपाल जयाल हैं, उन्होंने 2 टर्म्स दिए थे, एक जस सॉली और दूसरा जस सैंग्विनिस। ठीक है, तो जस सॉली का मतलब क्या होता है, एसोसिएटेड विद बर्थ इन टेरिटरी, मतलब कि आपकी बर्थ हुई है। जस सॉली का मतलब वो होता है, और जस सैंग्विन का मतलब होता है बाय ब्लड। इसका मतलब कि या तो आप वहाँ पे पैदा हुए हैं या तो आपके बच्चे वहाँ पे पैदा हुए। ठीक है जी।
तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमने प्रोफेसर निराजा गोपाल जयाल जी ने दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे आते हैं आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 क्या कहता है कि अ पर्सन हु इज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अब ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है कि कोई ऐसा इंसान जिसने माइग्रेशन करी है, मतलब कि वो कहाँ से आया, पाकिस्तान से, एंड बिकेम एन इंडियन सिटीजन इफ़ ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो वो या उसके पेरेंट्स, और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या कि उसके जो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अब देखिए 1947 में हमारी पार्टीशन हुई, तो अनडिवाइडेड इंडिया क्या होगा 1947 से पहले। ठीक है जी, एंड ऑल्सो फिलफिल्ड एनी वन ऑफ द टू कंडीशंस, मतलब ये 1947 से पहले अगर वो रह रहे थे, आर्टिकल 6 इस बारे में बात कर रहा है। और जो दो कंडीशंस के बारे में क्या है, पहली कंडीशन क्या है, इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 9 1948 एंड ही हैड बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, मतलब कि इस डेट से पहले। ठीक है दोस्तों, आप जब भी सिटीज़नशिप का जब भी आप पढ़ाई करेंगे आपको डेट्स इतनी ज़्यादा, मतलब कि फैक्चुअल बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इसमें कि 1948 से पहले, 2004 के बाद, मतलब बहुत ज़्यादा डेट्स होंगी 1 2 3 4 इस तरीके से। लेकिन आपको ब्रॉडली समझना है कि हमारे सिटीजनशिप में दिया क्या क्या है, डेट्स में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये है जुलाई 9 1948, इससे पहले अगर माइग्रेट किया है तब। दूसरी चीज़ क्या कहती, इन केस ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन और आफ्टर जुलाई 1948, या तो ये तो पहले, इसके पहले हो गया और इसके बाद हुआ है, तो उसमें क्या कहता है कि ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब कि उसको रजिस्टर सिटीज़न ऑफ इंडिया करवा दिया गया। बट अ पर्सन कुड बी सो रजिस्टर्ड ओनली इफ़ ही हैड बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, मतलब कि ये जो रजिस्ट्रेशन है जो आपकी 1948 जुलाई के बाद है, इसमें प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, मतलब बिफोर, मतलब कि द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, मतलब डेट ऑफ एप्लीकेशन जो भी है उससे 6 months पहले वो रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। आर्टिकल 7 क्या कहता है, फिर से पाकिस्तान के बारे में है कि अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर मार्च 1 1947 बट लेटर रिटर्न, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पाकिस्तान चला गया था लेकिन फिर वो वापस आ गया इंडिया में, कब, आफ्टर मार्च 1 1947। ठीक है, फॉर रीसेटलमेंट कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन, मतलब कि वो पहले चला गया फिर वापस आ गया तो वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। फॉर दिस ही हैड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब कि वही जो पहला हमने बोला था कि 6 महीने पहले उसकी रजिस्ट्रेशन हो जानी चाहिए थी। ठीक है जी, अब आते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है, अ पर्सन हु और एनी ऑफ हुज पेरेंट्स, मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। ठीक है जी, और हु इज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, अब ये देखिए बाहर का आ गया, आउटसाइड इंडिया का आ गया, आर्टिकल 8 आउटसाइड इंडियन का है। तो इसमें क्या है कि ऐसे पेरेंट्स या ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स जो कि अनडिवाइडेड इंडिया में रहते थे लेकिन वो बाहर थे, कहाँ पे थे, आउटसाइड इंडिया में थे, किस टाइम पे, अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम पे, शेल बिकम इंडियन सिटीजन if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of the India of his residence। इसका मतलब ये है कि अगर मैं सपोज़ अनडिवाइडेड इंडिया 1947 से पहले मैं कहीं बाहर रहता था, सपोज़ मैं इंग्लैंड रहता था, ठीक है, लेकिन मैंने अपने आप को रजिस्टर करा लिया कहाँ पे, डिप्लोमेटिक और काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। ठीक है जी, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं क्या माना जाऊंगा, मैं इंडियन सिटीज़न माना जाऊंगा। ठीक है जी, ये बाहर वाले लोगों के लिए जो बाहर रहते थे। अगला पॉइंट क्या है, वो अगला पॉइंट कहता है दस दिस प्रोविजन कवर्स द ओवरसीज इंडियंस हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप। ये अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, उससे पहले की। फिर आते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी, ये अभी नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ हैज़ वॉलेंटरली अक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। देखिए दोस्तों, इंडिया में इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है,
मतलब कि आपको डुअल सिटीजनशिप नहीं मिलती है। देयर इज़ नो डुअल सिटीजनशिप, मतलब कि अगर आप कनाडा चले गए हैं तो आपकी कनाडा की, अगर आपने वहाँ की सिटीज़नशिप ले ली है तो यू विल लूज़ इंडियन सिटीज़नशिप। जैसे कि हमारे अक्षय कुमार जी हैं, वो कैनेडियन सिटीजन्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ड्यूल सिटीजनशिप कौन से कंट्री में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल 10 पे आते हैं। आर्टिकल 10 क्या कहता है? एवरी पर्सन हु इज़ और टू बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच अ सिटीजन सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। मतलब इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे कि कोई भी सिटीजन जो है, जिसको हमने सिटीज़न माना हुआ है, वो तब तक सिटीज़न बना रहेगा जब तक कि कोई नया प्रोविज़न नहीं आता है जो कि पार्लियामेंट में निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अब जैसे आप देखिए, थोड़ा सा अगर दिमाग खोलेंगे तो आपको फिर एनआरसी याद आ जाएगा, फिर आपको सीए आ जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ से क्या है कि आप सिटीज़न हो तब तक जब तक कि पार्लियामेंट कोई प्रोविज़न नहीं निकालता है, अगर ऊपर वाली जितनी भी आपकी सेटिस्फाइड है। ठीक है जी, अब आर्टिकल 11 पे आते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन, टर्मिनेशन एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। ठीक है जी दोस्तों, तो अब 10 में क्या कहा था कि आप सिटीजन रहेंगे तब तक जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ निकाल के ना आता है। 11 क्या कहता है कि टर्मिनेशन जो है या एक्विजिशन जो है, इससे रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो पार्लियामेंट बनाने का पूरा अधिकार रखता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल। ठीक है दोस्तों, सिटीजनशिप जो है वो कौन देता है? सिटीजनशिप देती है पार्लियामेंट। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। डोमिसाइल का मतलब होता है इंटेंशन टू परमानेंटली सेटल, मतलब आप वहाँ किसी पर्टिकुलर जगह पे परमानेंटली सेटल होने की इंटेंशन दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ समय पहले अदनान सामी जी ने हमारी इंडियन सिटीजनशिप ली थी। ठीक है जी, चलिए अब क्या है कि ये जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है जी, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए थे? पॉपुलेशन प्रेजेंट ड्यूरिंग देयर एप्लीकेशन। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद भी आए। ठीक है जी, मतलब कि अब 1948 के बाद 48 के समय जो भी हमारे सामने था वो भी हुआ, लेकिन पॉपुलेशन तो उथल पुथल होती रही। कहीं बाहर से आ रहे थे, पाकिस्तान से आ रहे थे, बांग्लादेश भी था, कुछ हमारे स्टेट्स एक्वायर भी नहीं हुए थे, वहाँ से भी शिफ्ट हो रहा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 एनैक्ट हुआ था। ठीक है जी, इन पर्सन्स ऑफ आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या था कि पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन। तो अब हमने सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड किया था। तो ये जो है, इसमें प्रोविज़न क्या आया था? इसमें 5 वेज निकल के आए थे सिटीज़न एक्वायर करने के। 5 वे क्या कहते हैं? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है जी, और फिर असम अकॉर्ड जब 1985 में आया था तो फिर एक और अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। कौन सी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986। ठीक है जी, जिसमें कि सेक्शन 6A भी डाला गया था। तो मतलब 6 टाइप की भी हमने एक सिटीज़नशिप निकाली थी। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा एक्ट्स अमेंडमेंट्स आए थे सिटीज़नशिप के, वो हम ऊपर देख ही चुके हैं। ठीक है जी, अब हम एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब है कि 2 एक्सेप्शन दी हुई हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन क्या है कि इफ़ द फादर पोजेस्ड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एंड वाज नॉट इंडियन सिटीज़न। ठीक है जी, इस एक पहली एक्सेप्शन है कि जो फादर है उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई थी और वो इंडियन सिटीज़न नहीं थे। दूसरी है इफ़ द फादर वाज एनिमी एलियन। अब देखिए, एलियन का मतलब क्या होता है? बाहर का इंसान। 2 टाइप के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियन होता है और एक एनिमी एलियन होता है। फ्रेंडली एलियन कैसे हो गया? सपोज़ मैं एक इंसान हूँ जो अमेरिका से आया हूँ, तो अमेरिका इज़ अ फ्रेंडली नेशन। ठीक है जी, लेकिन मैं दूसरा इंसान हूँ जो पाकिस्तान से आया हूँ, तो आई विल बी एनिमी एलियन फॉर द ऑब्वियस रीज़न पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इफ़ द फादर वॉज एन एनिमी एलियन एंड द बर्थ अकर्ड एट द प्लेस अंडर एनिमी ऑक्यूपेशन। ठीक है जी,
अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 but before 1st July 1987 is a citizen of India irrespective of the nationality of his parents। ठीक है दोस्तों, कि मतलब कि जो फादर था वो एनिमी एलियन था और जो बर्थ है वो भी एनिमी ऑक्यूपेशन के अंडर हुआ है, लेकिन जो उसका जो बर्थ है 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, तो उसको हम सिटीज़न ऑफ इंडिया ही माने जाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे आते हैं। अब इसमें क्या है दिया हुआ कि बाय बर्थ का क्या दिया हुआ है कि अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 इज़ कंसिडर्ड एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया ओनली इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। मतलब कि इस डेट्स के दिन या इसके बाद जब भी कोई पैदा हुआ है वो उसको सिटीज़न ऑफ इंडिया कब माना जाएगा, जब उसके दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट जो है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है कि फर्दर दोज बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 3 दिसंबर 2004। अब देखिए टाइम फ्रेम कैसे आ गया हमारा, 1987 से लेके 2004 तक एक आ गया था, क्योंकि 2004 में एक और एक्ट आया था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या है कि जो कोई 3 दिसंबर 2004 के बाद या फिर उस दिन पे पैदा हुआ है आर कंसिडर सिटीज़न ऑफ इंडिया ओनली इफ़ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब इफ़ बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स आर सिटीज़न ऑफ इंडिया और वन ऑफ दोज पेरेंट्स इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड अदर इज़ नॉट इलीगल माइग्रेंट। फॉर एग्जांपल ये दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये एक पेरेंट है सिटीज़न ऑफ इंडिया और दूसरा जो है वो सिटीज़न नहीं है बट इलीगल माइग्रेंट भी नहीं है, तो उसके जो भी बच्चे पैदा होंगे दैट विल बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अब आते हैं बाय डिसेंट के बारे में। बाय डिसेंट का मतलब होता है, डिसेंट का मतलब होता है ओरिजिन, मतलब फैमिली ओरिजिन से निकल के आया। तो इसमें अब देखिए 26 जनवरी 1950 से लेके और दिसंबर 1992 तक के बीच में कोई भी ऐसा सिटीज़न माना जाएगा जिसके कि फादर वॉज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड ऑन इंडिया आफ्टर 10 दिसंबर 92 इज़ कंसिडर्ड एज सिटीज़न ऑफ इंडिया इफ़ ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक है जी, मतलब कि अगर बाहर पैदा हुआ है तो उसको भी सिटीज़न माना जाएगा। इसके आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे, आपको थोड़ी क्लैरिफाई करेंगे, उसको भी हम सिटीज़न ऑफ इंडिया कहेंगे। ठीक है जी, और फिर तीसरा पॉइंट है, फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय डिसेंट अनलेस हिज बर्थ इज़ रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ अ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, मतलब कि अगर कोई बच्चा जो है वो बाहर पैदा होता है किसी बाहरले कंट्री में तो उसको इंडियन सिटीज़न नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर उसको रजिस्टर करा दिया हुआ है कॉन्सुलेट में कि जी हम इंडियन सिटीज़नशिप चाहिए 1 साल के भीतर, तो तब उसको इंडियन सिटीज़नशिप मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक परमिशन चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर, मतलब कि आपको परमिशन चाहिए होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है जी, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड, मतलब कि अगर 1 साल आपने ख़त्म कर दिया है तो उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आता है अगला पॉइंट कि एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ माइनर चाइल्ड टू एन इंडियन कॉन्सुलेट शैल बी अकम्पनीड बाय एन अंडरटेकिंग इन राइटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स of such minor child that he or she does not hold the passport of any other country। मतलब कि जो भी पेरेंट्स होंगे उनको अंडरटेकिंग लेने पड़ेगी कि जी हमारा जो बच्चा है माइनर चाइल्ड उसने दूसरे कंट्री का पासपोर्ट नहीं लिया है, क्योंकि हमारे पास डुअल सिटीजनशिप का तो सिस्टम है नहीं, इसलिए वो एक अंडरटेकिंग इंडियन कॉन्सुलेट में देनी पड़ेगी। फर्दर क्या कहता है कि अ माइनर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री shall cease to be citizen of India if he does not renounce the citizenship or nationality of other country
विद इन 6 मंथ, मतलब कि सपोज जो भी माइनर है, ठीक है दोस्तों, अगर वो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी अगर उसने दूसरे कंट्री की जो सिटीजनशिप है वो रिनाउंस नहीं करी, मतलब कि छोड़ी नहीं है। कितने 6 मंथ्स के अंतराल में, अनटिल अटेनिंग फुल एज, मतलब कि 18 के होने तक अगर उसने अपनी ये रिनाउंस नहीं करी है तो फिर वो इंडिया की सिटीजनशिप लूज कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट आता है बाय रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपने रजिस्टर करवाया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहता है कि द सेंट्रल में ऑन एन एप्लीकेशन रजिस्टर, मतलब कि एक एप्लीकेशन लेके रजिस्टर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट बीइंग एन, देखिए अब इसमें नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इलीगली माइग्रेंट आके आया हुआ है हमारे पास तो उसकी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कैटेगरीज दे दी हुई हैं। पहली कैटेगरी क्या है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, मतलब कि रजिस्ट्रेशन से पहले वो 7 साल इंडिया का रेजिडेंट रह चुका है, जैसे कि अदनान सामी जी के केस में था। दूसरा क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब कि वो अनडिवाइडेड इंडिया का रेजिडेंट ऑर्डिनरली रह रहा था या फिर आउटसाइड द अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है, पर्सन हु इज़ मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हमारे अगर लेंगे तो हमारे गांधी परिवार का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है जी, सोनिया गांधी जी का एग्जाम्पल आ सकता है कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन थी सिटीजनशिप वो बाय मैरिज हुई थी। ठीक है जी। अगला पॉइंट कहता है माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ऊपर हमने डिस्कस किया था। अगला पॉइंट है अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसकी फुल एज का मतलब होता है कि वो 18 से ऊपर है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। ठीक है जी। अगला पॉइंट कहता है अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ऑफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडिया of independent India and ordinarily resident in India for 12 months immediately before making an application, मतलब कि इसमें ये कह रहा है कि उसके जो पेरेंट्स थे जो हैं वो ऑर्डिनरली सिटीजन्स थे इंडिया में, और अब वो 12 महीने रह रहा था इंडिया में और 12 महीने कंप्लीट होने के बाद उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, मतलब कि पेरेंट्स दोनों इंडियन सिटीजन हैं, अब उसने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 years, मतलब OCI 5 साल के लिए है, एंड हु इज़ ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिया फॉर 12 months, मतलब कि 5 साल से उसके पास OCI कार्ड है और वो 12 महीने से इंडिया में रह रहा है, तो वो एप्लीकेशन के लिए अपनी एलिजिबिलिटी रखता है। अब ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने पड़ती है, एक्सेप्ट होती है नहीं होती है वो अलग बात है, बट ये एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया है बाय रजिस्ट्रेशन। अब आते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है जी। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में करें तो इसका मतलब हुआ समीकरण, मतलब कि एक प्रोसेस जो है वो दिया हुआ है। अब इस प्रोसेस के बारे में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन, देखिए फिर से नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट इफ़ ही पोजेसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, मतलब कि ये सर्टिफिकेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन मिल सकता है। और ये क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सबसे पहले है कि दैट ही इज़ नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट्स और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब कि एक ऐसे कंट्री से नहीं बिलोंग होना चाहिए जहाँ पे कि नेचुरलाइजेशन और सिटीजन बनना प्रोहिबिटेड है। दूसरा है that if a citizen of an Indian country he undertakes to renounce the citizen of that country in event of his application of Indian citizenship being accepted, मतलब कि जब भी वो इंडियन सिटीजनशिप लेता है बाय नेचुरलाइजेशन तो उसको दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ने पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। तीसरा पॉइंट है दैट ही हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टली द वन और पार्टली द अदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि या तो वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है जी, या तो वो सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, फॉर एग्जांपल कोई
फॉरेन डिप्लोमेट है, ठीक है जी, वो पिछले काफ़ी टाइम से 10 साल से रह रहा है, ठीक है जी। तो मतलब या तो वो रेजिडेंट होना चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहा है, और 12 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, ठीक है जी, एप्लीकेशन डालने से पहले 12 मंथ्स का टाइम पीरियड मिनिमम वो इंडिया में रह रहा है, तब वो उसको अप्लाई कर सकता है। अगला पॉइंट क्या है, डैट ड्यूरिंग 14 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 months ही हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टली वन और अदर। तो इसमें मतलब कि 14 साल तो मिनिमम आपके हैं, कि 14 साल से वो वहाँ पे रह रहा है। अब वो इंडिया में रेजाइड कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है जी, दोनों में से कोई भी चीज़ उसने की हुई है, ठीक है जी। चलिए अब अगला क्या है, और क्या इसमें निकाया हुआ है कि दैट ही इज़ ऑफ ए गुड कैरेक्टर, मतलब उसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दैट ही इज़ एन एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी हैं, वो उसको आनी चाहिए। दैट इन इवेंट ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम ही इंटेंड्स टू रिजाइड इन इंडिया और एंटर इनटू कंटिन्यू इनटू सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इंडिया इज़ अ मेंबर। मतलब कि जब उसको अगर वो नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उसको ही हैज़ टू मेक श्योर, वो अपनी इंटेंशन दिखाए कि उसको इंडिया में रहना है, या तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस देनी है या फिर किसी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस देनी जिसका इंडिया एक मेंबर है, या एक किसी सोसाइटी, कंपनी या बॉडी ऑफ पर्सन जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश है। मतलब बेसिकली आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इंडिया में रहने के लिए, ठीक है जी। लास्ट पॉइंट आता है कि बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा टेरिटरीज़ जो हैं, स्टेट्स को हमने एनेक्स किया था, ठीक है जी। तो अब क्या है कि इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पर्सन हु अमंग द पीपल शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। मतलब कि अगर हमने कोई टेरिटरी ले ली है तो उसमें सिटीजनशिप भी मिलेगी उन रेजिडेंट को। सच पर्सन बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द नोटिफाइड डेट, ठीक है जी। मतलब कि इंडिया ने अगर सपोज़ आपका गोवा को एनेक्स कर लिया था, या फिर पुडुचेरी, ठीक है जी, पुडुचेरी जो है वो इंडिया का पार्ट बना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप वहाँ के रेजिडेंट्स को दी थी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ सिटीजनशिप का हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, डेट्स बहुत ज़्यादा दिए हुई हैं, बट आपको इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। टेक केयर, बाय बाय।